दोस्तों, आज हम बात करेंगे उच्च न्यायालय के बारे में। लास्ट टॉपिक्स में आपके सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो चीजें थी, जो प्रोसीडिंग्स थी, वो सब हमने कंप्लीट की थी। आज किसके बारे में बात होगी? आज बात होगी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स। हेडिंग बना लीजिए, न्यायपालिका में उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। जिन लोगों ने लास्ट टॉपिक अच्छे से रिवाइज किए उन्हें अच्छे से समझ में आएगा। बाकी कोशिश करते हैं और समझाने की। तो उच्च न्यायालय में आपको सबसे पहले ये जानना है कि उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में जो प्रावधान है वो दिए गए हैं आर्टिकल 214 से 231 तक। आर्टिकल 214 से 231 तक। तो इसमें भी आपको लिखाते जाएंगे, समझाते जाएंगे। तो सबसे पहले लिखिए, उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में प्रावधान। उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 231 में तक दिए गए हैं। अनुच्छेद 214 में कहा गया है, अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है। अब बात करते हैं एक और आर्टिकल की, आर्टिकल 231। तो आर्टिकल 231 में लिख लो, अनुच्छेद 231 के तहत संसद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों अथवा दो या अधिक राज्यों और किसी संघ शासित क्षेत्र के लिए, दो या अधिक राज्यों और किसी संघ शासित क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। कॉमन, एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अतः राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना और उससे संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन का अधिकार किसके पास है? संसद को प्राप्त है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? चलिए, पैराग्राफ चेंज करके एक चीज और लिख लीजिए कि अनुच्छेद 241 के तहत संसद को संघ शासित क्षेत्रों के लिए अलग उच्च न्यायालय की स्थापना करने की शक्ति दी गई है। तो एकमात्र संघ शासित क्षेत्र कौन सा है जो बताया गया है आपको, जिसमें उच्च न्यायालय है? दिल्ली। तो दिल्ली एक संघ शासित प्रदेश है मात्र, जिसका अलग से उच्च न्यायालय है। स्थापना हुई थी इसकी 1966 में। याद रखिएगा, चाहे तो कोने में कहीं भी लिख लीजिए, दिल्ली 1966। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अच्छा, एक चीज और लिख लीजिए, यही वर्तमान में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? आंसर है 25। देखिए, वर्तमान में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 25। ठीक, यहां तक। अब एक चीज और समझिए, पैराग्राफ चेंज करके अगले पॉइंट में लिख लीजिए। अनुच्छेद 230 के तहत, अनुच्छेद 230 के तहत संसद को किसी संघ शासित राज्य पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार करने का या अधिकारिता से अपवर्जित करने की शक्ति प्राप्त है।
किसी उच्च न्यायालय का कहीं भी विस्तार कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये किसके पास है? संसद के पास। ठीक है, यहां तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आपके मन में नहीं। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय के गठन के बारे में। तो लिख लीजिए इसमें भी, प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होता है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति समय समय पर करते हैं। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 216, आर्टिकल 216। तो पहली चीज जो आपको इसमें समझ में आ रही होगी कि उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है, आवश्यकता अनुसार उनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए, सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक हो। सबसे पहले लिख लीजिए योग्यताएं, पहला वह भारत का नागरिक हो, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, सेशन जज वगैरह कुछ भी रहा हो, 10 वर्ष तक उसने न्यायिक पद पर काम किया हो, या एक या अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में, या एक या अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। ठीक है, यहां तक ठीक। एक चीज महत्वपूर्ण और याद रखिएगा कि न्यायिक पद धारण करने की अवधि की गणना में, जब उसके लिए अपॉइंटमेंट के लिए उसके न्यायिक पद धारण करने की अवधि गणना करेंगे, तो इस गणना में वह अवधि भी शामिल की जाएगी जिसके दौरान कोई व्यक्ति ऐसा पद धारण करने के बाद किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता या अधिकरण का सदस्य रहा है, अथवा कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित था। ठीक है, समझ में आई ये बात। इसी प्रकार उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहने की जो गणना करेंगे अवधि की, उसमें उस अवधि को भी शामिल किया जाएगा जिसके दौरान कोई व्यक्ति ऐसे अधिवक्ता रहने के पश्चात न्यायिक पद धारण करता है या किसी अधिकरण का सदस्य रहा है, अथवा ऐसा कोई पद धारण उसने किया है। ठीक है, जिसके लिए कि विशेष विधि का ज्ञान अपेक्षित था। तो ये सभी गणनाएं की जाएंगी उस अवधि के अंदर। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम न्यायाधीशों की नियुक्ति की। डिटेल में की थी वहां पर, यहां पर इन शॉर्ट आपको बता देते हैं। अनुच्छेद 217(1) के अनुसार, अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश,
उस राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। और संबंधित मुख्य न्यायाधीश के तो संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से करता है। कौन कौन है इसमें? राज्यपाल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो भी उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण चीज और लिख लीजिए, उच्चतम न्यायालय के उच्चतम या ऐसे लिखिए, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले में बता चुका हूं। उच्चतम न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने उच्चतम न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह निर्धारित किया था कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से विचार विमर्श करने के बाद ही राष्ट्रपति को अपना परामर्श देगा। लिखाया है, पढ़ाया है डिटेल में सुप्रीम कोर्ट में आपको कि उच्चतम न्यायालय के 2 मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श कर जाएंगे। कौन? मुख्य न्यायाधीश भारत के, वहां से राज्यपाल और संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय। ठीक है। भारत का मुख्य न्यायाधीश यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश यदि अन्य न्यायाधीशों से विचार विमर्श किए बिना ही राष्ट्रपति को अपना परामर्श देता है तो राष्ट्रपति ऐसा परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? तो किस किस से परामर्श होगा अन्य न्यायाधीशों के बारे में? राज्यपाल, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो कि अन्य 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श को ले चुके होंगे। इन सबसे परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति कोई ऐसी नियुक्ति करेगी। अगर सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो अन्य 2 न्यायाधीशों से परामर्श नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे राष्ट्रपति। ये चीजें पूरी डिटेल में विस्तार में लास्ट लेक्चर्स में आपको बताई गई हैं सुप्रीम कोर्ट जब हमने शुरू किया था। ठीक। अब एक और महत्वपूर्ण चीज कि जब अनुच्छेद 231 के तहत संसद द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित किया गया हो तब ऐसे उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति उन सभी राज्यों के राज्यपाल से परामर्श करेगा जिन पर वह उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगा। फिर से बोल रहे हैं, यदि कि समझिए कि संसद ने 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित किया है तो राष्ट्रपति को उन दोनों राज्यों के राज्यपाल से परामर्श करना होगा, इन शॉर्ट। ठीक है। यहां तक दुविधा? चले आगे। चलिए अब हेडिंग बनाइए छोटा सा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। वहां भी आप पढ़ चुके हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, समझाया हुआ है आपको, समझे हुए हैं आप सुप्रीम कोर्ट में, सेम चीज है। यहाँ लिखा दे रहे हैं ताकि फॉर्मली आप जब पढ़ रहे हो तो बीच में ब्रेक ना लें आप वहां जाने के लिए, याद अगर आपको नहीं आ रहा है। जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण या मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद पर के कर्तव्यों का या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो,
निर्वहन करने में असमर्थ हों, तब राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का निर्वहन करने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ठीक है, सेम आपने वहां पढ़ा था, वहां पढ़े थे आपने तदर्थ न्यायाधीश। यहां लिखना है अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। इसमें क्या लिखना है आपको? जब किसी उच्च न्यायालय में कार्य की अस्थायी वृद्धि या बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि कार्य निपटाने के लिए अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है। राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि कार्य निपटाने के लिए और अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है, तब राष्ट्रपति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को अधिकतम 2 वर्ष तक की अवधि के लिए अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। अधिकतम 2 वर्ष की नियुक्ति के लिए अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। अपर या अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल उच्च न्यायालय में की जाती है। तो यहां तक समझ में आया? कार्य बोझ बढ़ गया है, काम ज्यादा है, राष्ट्रपति को लगता है न्यायाधीश बढ़ाने चाहिए, तो 2 वर्ष के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को अपर न्यायाधीश अपॉइंट करेंगे। केवल हाई कोर्ट में ही अपर न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, जैसे कि तदर्थ न्यायाधीश केवल सुप्रीम कोर्ट में किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा ना होने की स्थिति में उन्हें अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, चलिए इसी में आगे पैराग्राफ बदल कर लिखिए। इसी प्रकार जब उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश किसी कारणवश लिखा आपने अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है। माइंड कहीं का कहीं चलता रहता है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो या अस्थायी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया हो, तब या अस्थायी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है, तब राष्ट्रपति न्यायाधीश नियुक्त किए जाने योग्य किसी व्यक्ति को कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या है? पहले एक लाइन और लिख लो, फिर बताएंगे। इसमें लिखो अपर न्यायाधीश या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति 62 वर्ष की आयु तक ही अपना पद धारण करता है। वहां 2 वर्ष जरूर है, लेकिन अगर मान लो 61 की उम्र में हुआ तो 63 तक नहीं बैठेंगे, 62 वर्ष तक ही रहेंगे। ठीक है, वो कह रहा है इससे पहले जो लिखा है वो आपको बता दें। जो लिखाया है हमने, उसमें आपने लिखा है कि अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है और किसी जज को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया तो उसकी पोस्ट खाली हो गई ना। तो जो उस न्यायाधीश की पोस्ट खाली की हुई है वहां पर कार्यकारी न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कुछ बताते हैं हम। अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज, इसमें क्या है लिखते चलो साथ साथ। उच्च न्यायालय का
मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ऑलमोस्ट ज्यादातर प्रोविजंस मिलते जुलते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। अगर सुप्रीम कोर्ट आपने अच्छे से तैयार कर लिया है तो यहाँ पढ़ते समय आपको कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिखना है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का या जो उस उच्च न्यायालय का या किसी अन्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद में कार्य कर चुका हो, अन्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकता है। जब कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश ऐसा अनुरोध स्वीकार कर कर कार्य करता है, जब कोई ऐसा सेवानिवृत्त न्यायाधीश अनुरोध स्वीकार कर कार्य करता है, तब उसको उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सभी तब उसको उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सभी अधिकारता, शक्तियां तथा विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं और वह राष्ट्रपति द्वारा अवधारित भत्ते का भी हकदार होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं टर्म्स की, न्यायाधीशों के कार्यकाल की। तो याद रखिएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट आयु 62 ईयर्स। छोटे छोटे पॉइंट्स बना लीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। वहां कितनी थी? 65, यहाँ 62। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। नेक्स्ट, वह किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज, एक वाद बता रहा हूं। भारत सरकार बनाम गोपाल चंद्र मिश्र, गोपाल चंद्र मिश्र, इसमें क्या कहा गया था? इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था, लिख लो, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि यदि त्याग पत्र में, यदि न्यायाधीश के त्याग पत्र में उस तिथि का उल्लेख किया गया है जिस तिथि से त्याग पत्र लागू होगा, नोटिस पीरियड जैसे देते हैं ना आप लोग, उसी तरह का है ये। यदि त्याग पत्र में उस तिथि का उल्लेख किया गया है जिस तिथि से त्याग पत्र लागू होगा, तो त्याग पत्र के लागू होने के पूर्व, तो त्याग पत्र के लागू होने के पूर्व न्यायाधीश कभी भी अपना त्याग पत्र वापस ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को संसद द्वारा, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर, संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा उसको पद से हटाया जा सकता है। यहां तक क्लियर? प्रोसीजर लिखा चुके हैं। ठीक है, किन किन कारणों से कब इन पर लगेगा महाभियोग, कब नहीं लगेगा, ये सब बता चुके हैं। किन किन 2 रीजंस बताए थे आपको। ठीक है ना? इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण चीज कि उच्चतम न्यायालय के जो उच्च न्यायालय है उसका पद कब खाली हो जाता है? उसका पद 2 दशाओं में खाली हो जाता है। या तो उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया हो या किसी अन्य उच्च न्यायालय में उसका स्थानांतरण कर दिया हो। ठीक है, ये चीजें दिमाग में रखनी है, लिखो चाहे मत लिखो। दूसरी महत्वपूर्ण चीज
कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में, लिख लो, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में किसी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात किया जाता है। किसी उच्च न्यायालय के या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में किसी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद किया जाता है तथा राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, यह उपबंध लिख लो, यह उपबंध 15वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 15वें संविधान संशोधन 1963। किसी की आयु के विषय में अगर कोई चर्चा आती है कि भाई ज्यादा हो, कब रिटायर होंगे, नहीं होंगे, कोई कंफ्यूजन होगा, तो कौन निर्णय लेगा? सीजेआई के परामर्श पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर? चलिए, न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, इसमें भी एक लाइन लिख के छोड़ दीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उन्हीं आधारों और प्रक्रिया के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उन्हीं आधारों और प्रक्रिया के अनुसार उनके पद से हटाया जाता है, उनके पद से हटाया जाता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। ठीक है, शपथ और प्रतिज्ञा इसमें लिख लो। सारा कुछ वहीं से चल रहा है, जो पहले आपने पढ़ा है उसी फॉर्मेट में अभी चल रहा है। अनुच्छेद 219 के अनुसार, अनुच्छेद 219 के अनुसार ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपना पद ग्रहण करने के पूर्व, अपना पद ग्रहण करने के पूर्व उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति की, उस राज्य के राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है। महत्वपूर्ण चीज, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, जब कोई उच्च न्यायालय 2 या अधिक राज्यों के लिए गठित किया जाता है, 2 या अधिक राज्यों के लिए गठित किया जाता है, तो ऐसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ उस राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है जिस राज्य में वह उच्च न्यायालय स्थित है, जिस राज्य में वह उच्च न्यायालय स्थित है। ठीक है, अगर 2 राज्य है, सपोज कीजिए बिहार और झारखंड के लिए एक ही उच्च न्यायालय बनाया जाए और बिहार में वो उच्च न्यायालय स्थित है, तो शपथ बिहार के राज्यपाल दिलाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के बारे में। न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के बारे में इसमें लिखिएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसा वेतन दिया जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसा वेतन दिया जाएगा जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे, जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। न्यायाधीशों के भत्ते, पेंशन, छुट्टी, न्यायाधीशों के भत्ते, पेंशन, छुट्टी इत्यादि का निर्धारण भी संसद द्वारा किया जाता है। महत्वपूर्ण चीज एक और लिख लीजिए, ये याद देने वाली रखने वाले हैं जो बता रहा हूं पॉइंट। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते लिखो,
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्यों की संचित निधि से दिए जाते हैं, राज्यों की संचित निधि से दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है, लेकिन उन्हें पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। ठीक है, नीचे लिख दो वित्तीय आपातकाल के समय, वित्तीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इनके वेतन भत्तों को कम कर सकता है, राष्ट्रपति इनके वेतन भत्तों को कम कर सकता है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या कुछ समझ में ना आ रहा हो? चलिए आगे बात करते हैं न्यायाधीशों के ट्रांसफर के बारे में, ट्रांसफर ऑफ जजेस या स्थानीय न्यायाधीशों का स्थानांतरण। हेडिंग बना लो छोटा सा, न्यायाधीशों का स्थानांतरण। बता चुके हैं, फिर भी लिखकर एक बार फॉर्मेलिटी यहां कर लेते हैं। अनुच्छेद 222 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 222 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है। ध्यातव्य है कि 1999 में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में भारत का मुख्य न्यायाधीश 4 न्यायाधीशों से विचार विमर्श करेगा और राष्ट्रपति को अपना परामर्श देगा। कौन होंगे ये आपको पता है, 2 सुप्रीम कोर्ट के, एक जहां किया जा रहा है, एक जहां से किया जा रहा है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं? वेरी गुड। अब बात करते हैं न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। लिखो इसमें, यदि कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है, यदि कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है, तो वह उच्चतम न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता। जिस हाई कोर्ट से उसका रिटायरमेंट हुआ है, उस हाई कोर्ट को छोड़कर अन्य उच्च न्यायालयों में कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से भी। अब बात करते हैं हाई कोर्ट की शक्तियों के बारे में। तो इसमें क्या क्या जानना है? इसमें सबसे पहले लिखोगे, उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा तथा देश का दूसरा सबसे बड़ा न्यायालय है। उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा तथा देश का दूसरा सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। अब इसकी शक्तियों को क्लासिफाई कर लेते हैं पहले एक बार, तब आगे लिखेंगे। सबसे पहले इसमें भी वही लिखना है आपको, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किसमें आता है? बता चुका हूं, मूलाधिकारों के बारे में। लिखो,
बताया था कि हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट के समान मूलाधिकारों के संबंध में रिट जारी करने की शक्ति है, आर्टिकल 226 के तहत। बताया था ना, जब मूलाधिकार पढ़ा रहे थे वहां भी बताया था। चलिए लिखिए, उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के संबंध में, उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है, अतः मूलाधिकारों को लागू कराने के लिए, अतः मूलाधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे उच्च न्यायालय में मामला दाखिल किया जा सकता है, मामला दाखिल किया जा सकता है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए रिट जारी कर सकता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल 32। क्लियर? अगला क्षेत्राधिकार है इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार, एपीलेट, अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसमें क्या है, लिखते चलो समझते चलो। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों की अपीलें सुनता है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों की अपीलें सुनते हैं, जिसमें दीवानी, फौजदारी और राजस्व संबंधी मामले शामिल हैं, जिसमें दीवानी, फौजदारी और राजस्व संबंधी मामले शामिल हैं। फौजदारी मुकदमों में सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए, फौजदारी मुकदमों में सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड के आदेश पर उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक है। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस सेंटेंस को, कि अगर सेशन कोर्ट ने किसी को मृत्युदंड दिया है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की अप्रूवल जरूरी है। नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध, समझा चुके हैं, इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में पुनः अपील की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, संविधान लागू होने के समय उच्च न्यायालय को, संविधान लागू होने के समय उच्च न्यायालय को राजस्व संबंधी मुकदमों की अपील सुनने का अधिकार नहीं था। राजस्व संबंधी मुकदमों की अपील सुनने का अधिकार नहीं था, परंतु अब उच्च न्यायालय को राजस्व संबंधी सभी प्रकार के मुकदमों की अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, पहले राजस्व संबंधी मामलों में अपील नहीं सुनते थे, लेकिन अब सुनते हैं। ये अपीलें किससे होती है? रेवेन्यू बोर्ड के निर्णयों के विरुद्ध होती है, ये भी लिख लो। ये अपीलें राजस्व मंडल या रेवेन्यू बोर्ड के निर्णयों के विरुद्ध होती है। ठीक है, तो राजस्व संबंधी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राजस्व संबंधी मामलों की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया, आंसर याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रिट जारी करने की शक्ति बता चुके हैं, लिख लो फिर भी 2 लाइन है इसमें। रिट जारी करने की शक्ति, रिट जारी करने की शक्ति, इसमें क्या लिखना है? इसमें लिखो भारत के प्रत्येक उच्च न्यायालय को, भारत के प्रत्येक उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत,
अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। रिट्स आपको मूलाधिकारों में पढ़ाई गई हैं। जिन लोगों ने छूटा है या कुछ है वो आप देखिए, वीडियो भी उसका पड़ा हुआ है। समझ में नहीं आता वीडियो से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 226 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय को उस राज्य क्षेत्र में जिसमें वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, जिसमें वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए, साथ ही किसी अन्य प्रयोजन के लिए, उस राज्य में किसी व्यक्ति, प्राधिकारी या सरकार को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। एक चीज याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट से रिट जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट की ज्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मूलाधिकारों के उल्लंघन पर जारी कर सकता है, यह अन्य मामलों में, ठीक है, भी कर सकता है। क्लियर? चलिए, इसके बाद आता है प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। कौन सा? प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में क्या आता है? तो प्रशासनिक क्षेत्राधिकारों में जो आता है, इसके अंतर्गत आर्टिकल 227 के तहत उच्च न्यायालयों को प्रशासनिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। अतः प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्य क्षेत्रों में जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के अधीक्षण की शक्ति है। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय को निम्नलिखित शक्तियां भी प्राप्त हैं। कौन कौन सी? वह ऐसे न्यायालयों से विवरणी मंगा सकता है, ऐसे न्यायालयों की कार्यप्रणाली और कार्रवाइयों के विनियमन हेतु साधारण नियम और प्रारूप बना सकता है, और क्या कर सकता है? और इसके साथ किन्हीं ऐसे न्यायालय के अधिकारियों द्वारा रखे जाने वाली पुस्तकों, प्रविष्टियों और लेखाओं के प्रारूप को निर्धारित कर सकता है, ठीक है। उच्च न्यायालय उन शुल्कों को भी नियत कर सकता है जो ऐसे न्यायालयों के लिपिकों, अधिकारियों तथा अधिवक्ताओं को अनुज्ञेय हैं या दिए जाते हैं। किंतु उक्त सभी नियमों के लिए, लेकिन जितने भी ये नियम हैं, इन सभी नियमों के लिए राज्यपाल का पूर्व अनुमोदन होना आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण चीज और आपको याद रखनी है कि उच्च न्यायालय को सशस्त्र बलों से संबंधित किसी न्यायालय या अधिकरण पर अधीक्षण की शक्ति नहीं है। उल्लेखनीय है कि जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत में कार्य करता है, तो वह अन्य न्यायाधीशों की रिट अधिकारिता के अधीन होता है। इस पॉइंट को नोट कीजिए कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है, तब वह अन्य न्यायाधीशों की रिट अधिकारिता के अधीन होता है। आईएएस के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद अगर अपन चर्चा करें बेसिक, कुछ मामलों का अंतरण भी हाई कोर्ट कर सकते हैं। जैसे
लिखना चाहो लिख लो। कुछ मामलों के अंतरण की शक्ति, बीच में इसलिए नहीं लिखा था, रिलेवेंट नहीं है इतना आपके लिए अभी। कुछ मामलों के अंतरण की शक्ति। अनुच्छेद 228 के तहत उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय के समान ही कुछ मामलों को अपने पास मंगाने का अधिकार है। अतः देखो, अनुच्छेद 228 के तहत उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय की भांति कुछ मामलों को अपने पास मंगाने का अधिकार है। अतः जब उच्च न्यायालय को इस बात का समाधान हो जाता है कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में कोई ऐसा मामला लंबित है जिसमें संविधान की व्याख्या के बारे में विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, तथा उस प्रश्न का अवधारण मामले को निपटाने के लिए आवश्यक है, तो वह उस मामले को अपने पास मंगवा लेगा। या तो वो ऐसे मामले को स्वयं जो है कि डिस्पोज करेगा, निपटाएगा, या अधीनस्थ उसमें जो संवैधानिक मामला है उसे सॉर्ट आउट करके वापस अधीनस्थ न्यायालय को भेज देगा, और अधीनस्थ न्यायालय फिर उस मामले को, बचे हुए मामले को निपटाएंगे। ठीक है, तो याद रखना महत्वपूर्ण चीज कि उच्चतम न्यायालय की भांति उच्च न्यायालय को भी संविधान की व्याख्या का अधिकार है। ठीक है, याद रहेगा, लिख भी लो। हाँ, अब ये एक छोटा सा 2 मिनट का टॉपिक है, ये और कर लेते हैं। इसमें आपको याद रखना है अभिलेख न्यायालय और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी होता है। हाई कोर्ट क्या है, अभिलेख न्यायालय भी है। ये लास्ट में थोड़ा सा बच रहा है, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। अभिलेख न्यायालय भी है हाई कोर्ट आपका। इसमें क्या है, इसमें देखो, उच्चतम न्यायालय की तरह ही उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है। समझाया हुआ है वहां आपको। उच्चतम न्यायालय की तरह ही उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 215। अतः इसकी सभी कार्यवाहियां लिखित होती हैं और अभिलेख के रूप में रखी जाती हैं। तथा उन्हें अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट बेसिक और महत्वपूर्ण चीज, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। इसमें क्या जानना है आपको? इसमें जो आपको जानना है वो आपको पहली चीज याद रखनी है कि भारत में उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालयों को भी न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। भारत में उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालयों को भी न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। अतः वह संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित ऐसे किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। समझ में आया? न्यायिक पुनरावलोकन लिखा चुके हैं, ठीक है ना? तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि पुनरावलोकन कौन कौन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही रिव्यू कर सकते हैं। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखिए अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति। शक्तियों के बाहर, शक्तियों में लिख लो चाहे, अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति। इसमें क्या लिखना है? उच्च न्यायालय के अधिकारियों या सेवकों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्तें ऐसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या ऐसे अन्य न्यायाधीश या ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाती हैं
जिसे वह इसके लिए निर्दिष्ट करे। चीफ जस्टिस बताएंगे कौन करेगा, ठीक है, निर्दिष्ट करे, परंतु उनकी सेवा शर्तों के तहत, ऐसे लिखिए, परंतु उनकी सेवा शर्तों के तहत वेतन, भत्ते, पेंशन तथा छुट्टी से संबंधित नियम, वेतन, भत्ते, पेंशन तथा छुट्टी से संबंधित नियम बनाने के लिए राज्यपाल का अनुमोदन आवश्यक है। अधिकारियों और सेवकों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित अधिकारियों के, महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, अधिकारियों और सेवकों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित उच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब एक इसमें प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति भी आपको बताई है हमने कि उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए उच्च न्यायालय का प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। यह प्रमाण पत्र उच्च न्यायालय जारी करता है। क्लियर? तो हाई कोर्ट में आपको यहीं तक पढ़ना है। एक लाइन और आप लिख लीजिएगा कहीं ब्रैकेट में कि PIL, लोकहितवाद, पब्लिक इश्यू लिटिगेशन या लोकहितवाद का जनक किसे माना जाता है? PN भगवती। और सपोज करो ये क्वेश्चन आपसे पूछे और PN भगवती ऑप्शन में ना हो तो दूसरा नाम याद रखिएगा, कृष्ण अय्यर भाई। कृष्ण अय्यर भाई। तो इन्हीं के साथ अपने इस टॉपिक को भी हम कंक्लूड कर रहे हैं आज। नेक्स्ट क्लास में आपसे अगले टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।